हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसी सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और सेट। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो जल्दी से, ताकि हम लोग सब मिल के सेट शुरू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, जल्दी बताओ किस प्रकार का अधिकार है। चलिए एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, या जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका सही आंसर है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्या है, संघ और संस्था। अगर कोई आप संस्था बनाना चाहते हो या कोई संघ बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और किस अनुच्छेद में इसको वर्णित किया गया, 19(1)(c) में। ठीक है, 19(1)(c) में आपको ये मिल जाएगा कि आपको ये अधिकार दिया जाता है कि आप संस्था या संघ बना सकते हैं। लेकिन 19(4) में इसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। आप ये बना जरूर सकते हो लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन के अंतर में रहकर, ताकि भारत की जो प्रभुत्ता है और अखंडता है और नैतिकता है उसको खंडित ना किया जा सके और ना ही भारत को किसी तरह का नुकसान इस चीज से पहुंचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य, क्या होगा आपका सही आंसर। आपका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना। इसको हम लोग ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। इस कारण से हम लोग यूएनओ को 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है टेबल 1 और टेबल 2 में। तो टेबल 1 में आपको दिख रहा है बाघ आरक्षित क्षेत्र और टेबल 2 में आपका कुछ राज्य। ठीक है, कौन कौन सा है, इंद्रावती, पेरियार, सिमलीपाल और बांदीपुर। इसको मैच करना है। चलिए एक तरफ से मैच करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, सबसे पहला इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ है, जल्दी बताओ इंद्रावती कहाँ है। इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके बाद पेरियार, सभी जान रहे होंगे पेरियार है केरल में। ठीक है, इसके बाद सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ है, यह है उड़ीसा में। ठीक है, सिमलीपाल कहाँ हो गया, उड़ीसा, और बांदीपुर कर्नाटक। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को कौन मापता है, कौन मापता है, यह मापता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, स्पेसिफिक अगर ग्रेविटी किसी चीज का मेजर करना हो तो इसको हम लोग किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से। और इसी को आप लोग दूसरे भाषा में क्या बोलते हो, सापेक्षिक घनत्व। ठीक है, यानी रिलेटिव डेंसिटी अगर मेजर करना हो तो भी आप लोग हाइड्रोमीटर को ही यूज करते हो। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फिर से आपको सूची 1 में दिया हुआ है कुछ उद्योग और कहाँ वह अवस्थित है, टेबल 2 में आपको वो दिया हुआ है। पहला है रेल उपकरण, दूसरा है मोटर वाहन, तीसरा है पोत निर्माण और चौथा है साइकिल। अवस्थित कहाँ कहाँ है, कोच्चि, लुधियाना, भिलाई और जबलपुर। तो मैच करो जल्दी से, क्या होगा आपका सही आंसर। आपका सही आंसर, चलो एक बार पहले मैच कर लेते हैं। रेलवे उपकरण कहाँ है, रेलवे उपकरण आपका हो जाएगा भिलाई। मोटर वाहन कहाँ है, मोटर वाहन हो जाएगा जबलपुर। पोत निर्माण कहाँ है, पोत निर्माण हो जाएगा कोच्चि। ठीक है, और साइकिल कहाँ है, साइकिल हो जाएगा आपका लुधियाना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, आपका सही ऑप्शन है ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं।
पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें परिवर्तित कर देते हैं किस चीज में परिवर्तित कर देते हैं? उनको प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आपसे उभरकर बनता है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और फिर उसको किस चीज में बदल देते हैं? उसको बदल देते हैं प्रोटीन में। ठीक है, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है, एक होता है नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, और नाइट्रोजनीकरण जो है, ठीक है, उसके लिए कुछ जीवाणु का यूज होता है, जिसके कारण क्या होता है, अमोनिया को सबसे पहले नाइट्रेट में बदला जाता है। ठीक है, और अमोनिया को सबसे पहले नाइट्राइट में बदला जाता है। अगर मैं बात करूं अमोनिया का, तो अमोनिया को किस में बदला गया? नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट को बदला जाता है नाइट्रेट में। फाइनली नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया जाता है किसके द्वारा? तो प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और फिर फाइनली ये जो नाइट्रेट को अवशोषित किया जाता है, इसको किस रूप में यूज किया जाता है? इसको प्रोटीन के निर्माण में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हवा में परागन को कहते हैं, हवा में परागन को क्या कहा जाता है? हवा में परागन को वायु परागन कहा जाता है। परागन क्या हुआ? पॉलिनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? युवा कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है? किसके द्वारा चलाया गया है? ये दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, युवा कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के द्वारा 2017 में चलाया गया था और यह एक कौशल विकास कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, सुतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सुतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? किस राज्य का है ये है असम का। ठीक है, इसको सुतरिया नहीं सत्तरिया हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सत्तरिया नृत्य शैली, तो यहाँ पे सुतरिया लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सुतरिया या सत्तरिया नृत्य शैली ये असम का नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था सिंदरी में। ठीक है, और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। और जो उत्पादन होता है, जैसे जो उर्वरक है यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से वो मेजर उर्वरक कौन कौन से हैं, यानी फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं? अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और फिर यूरिया। ठीक है, सबसे पहले अमोनियम सल्फेट, ये आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पहला कौन सा उर्वरक इसमें बनाया गया था, यानी कौन सा फर्टिलाइजर भारत में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इसके बाद फिर यूरिया बनाया जाना चालू हुआ, उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट सल्फेट चालू हुआ। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे और भी चीजें उत्पादित होने चालू हो गई। ठीक है, अच्छा, और अगर बात करें 1951 में जो फैक्ट्री स्थापित किया गया था, ठीक है, तो वह किस टाइप का फैक्ट्री था? तो वह कैप्टिव पावर प्लांट वाला उपकरण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? किसी भी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? समस्थानिक को हम लोग इंग्लिश में आइसोटॉप बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोटॉप क्या होता है? जल्दी से ऑप्शन पढ़ो और आंसर करो। आइसोटॉप क्या होता है? तो क्या होता है आइसोटॉप? आइसोटॉप उस तत्व के परमाणु को कहते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान हो। ठीक है, आइसोटॉप समान तत्व के परमाणु हैं जिसके परमाणु संख्या, या बोल सकते हो आप प्रोटोनों के नंबर्स। ठीक है, प्रोटोनों की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? देखो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होता है तो मैंने बताया था, गुरुमुखी, मुख क्या है? आपका मुख एक अंग है ना, आपके शरीर का एक अंग है, तो बस हो गया आपका आंसर पूरा। गुरुमुखी, मुखी अंगदेव। ठीक है, अंगद देव।
तो गुरुमुखी कौन सा हो जाएगा? अंगद देव। क्लियर है? और अगर अंगद देव का अगर मैं बात करूं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितनवें गुरु थे, कोई मुझे कमेंट में बता सकते हो? सिखों के कितनवें गुरु थे अंगद देव? तो गुरु अंगद जो थे वह सेकेंड सिखों के गुरु थे, ठीक है, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। चलिए देखते हैं क्या क्या है वक्तव्य। पहला है, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। दूसरा है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। स्टेटमेंट समझ में आया? स्टेटमेंट बोल रहा है कि हिमालय से जो भी नदियां निकलती है वो सब 12मासी है, यानी 12 मास यानी फुल ईयर 12 मंथ्स उसमें पानी रहता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हिमालय नदी जितना है सभी 12मासी नदी है, ठीक है। अगला है तर्क इसका, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। अब बोला जा रहा है कारण ये है क्योंकि वह हिमानियों से निकलती है, यानी ग्लेशियर से निकलती है, इस कारण से। ये भी बिल्कुल सही उसका एक्सप्लेनेशन है। इसी कारण से सब दिन पानी रहता है। और जो नॉर्थ इंडियन रिवर है, ठीक है, जनरली वो सब हिमालय रिवर है, लेकिन साउथ इंडियन रिवर का अगर मैं बात करूँ, साउथ इंडियन रिवर जनरली जो है वह बारिश से फीड होती है, ठीक है, यानी उसमें बारिश होगी तो पानी होगा, बारिश खत्म हो गया तो फिर पानी सूख जाएगा, ठीक है, इसलिए वह 12 मंथ्स पानी वाली नदी नहीं होती है। लेकिन जो भी हिमालय नदी है वो सब 12 मंथ वाली होती है। तो आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? किसी भी राजनीतिक दल को अगर राष्ट्रीय दल बनाया जाना हो तो कितने राज्यों में मिनिमम जो है वह मान्यता जरूरी हो सकता है? जल्दी बताओ। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक बार और एक्सप्लेन किया है, तो आपका हो जाएगा सही आंसर, वो है 4 राज्य, ठीक है। यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ? भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ था? किस क्षेत्र से हुआ था? यह हुआ था कृषि ऋण के क्षेत्र से, ठीक है, कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था यहाँ का जो पहला सहकारी आंदोलन है ब्रिटिश के खिलाफ वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्मू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? निम्मू बाजगो जल्दी बताओ कहाँ है? यह है सिंधु नदी पर स्थित, ठीक है। निम्मू बाजगो या नीमू बाजगो यह एक विद्युत परियोजना है, ठीक है, और यह जम्मू और कश्मीर के लेह में स्थित है। क्लियर है? और यह किस नदी पर स्थित है? यह सिंधु नदी पर स्थित है। अगर गांव आपसे पूछा जाए कि निम्मू बाजगो किस गांव में स्थित है, तो यह अलची गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलची गांव। यह जम्मू कश्मीर का एक गांव है, लेह में, ठीक है, वहीं पर सिंधु नदी पर यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से आप क्या समझते हो? क्या समझते हो कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। देखो इकोनॉमिक्स से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन, ठीक है। वस्तु के मूल्य में वृद्धि का मतलब क्या होता है, या वस्तु का मूल्य का अर्थ क्या होता है? अगर ये आप समझ लो तो फिर ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। क्या होता है वस्तु का मूल्य क्या होता है? कि उसको क्रय करने का जो शक्ति है उसको हम लोग उसका कीमत बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं कि अगर आपको ये सामान खरीदना है और मैंने तय किया कि इसको 10 रुपए में मैं खरीद सकता हूँ, ठीक है, यानी इस 10 रुपए के करेंसी का इतना वैल्यू है, यह इसको खरीद पाएगा। लेकिन ये वस्तु तो वही रहता है, और अगर मुद्रा का वैल्यू जो है अगर घट गया, इसका मतलब ये चीज, ये जो अभी आप 10 रुपए में खरीदे थे, ये आपको 20 रुपए में मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, यही होता है किसी भी वस्तु के कीमत में वृद्धि। तभी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा जब मुद्रा के मूल्य में गिरावट आएगा, यानी मुद्रा का वैल्यू घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है।
मैं बार बार बोलता हूँ, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि जब एग्जाम में आप हड़बड़ी में होते हो, आप जल्दीबाजी में होते हो, तो आप डॉक्टर अंबेडकर स्थापित बस ढूंढने लगते हो आंसर, और कहीं ऐसा आपको मिलता है कि चलो यार ये तो मैं जान रहा हूँ, मार के निकल गया। तो ये गलती आप ना करो एग्जाम में, ठीक है। तो कौन सा है वो पार्टी जिसकी डॉक्टर अंबेडकर ने स्थापना नहीं की थी, चलिए एक तरफ से देख लेते हैं। पहला है दलित मुक्ति मोर्चा, दूसरा है समता सैनिक दल, तीसरा है स्वतंत्र मजदूर संघ, और चौथा है द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। कोई आइडिया है किसकी स्थापना नहीं की है डॉक्टर अंबेडकर ने? तो यह है दलित मुक्ति मोर्चा, ठीक है। दलित मुक्ति मोर्चा की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं की है, और रेस्ट जो भी है उन सब की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नहीं नष्ट करता है? तो कौन सा तरीका है वो है निस्यंदन। कौन सा तरीका है? निस्यंदन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में फिल्ट्रेशन। क्या बोल सकते हैं? फिल्ट्रेशन। तो उबालोगे जीवाणु नष्ट होगा, क्लोरीकरण में क्लोरीन जैसे डालोगे जीवाणु नष्ट होने लगेगा। पैराबैनी विकिरण यानी यूवी रेस को जब भी आप यूज करोगे तो वो जितना भी जीवाणु है उसको मार देगा। लेकिन अगर आप फिल्ट्रेट कर लेते हो, सिर्फ फिल्टर कर लेते हो, इसमें कोई भी जीवाणु नहीं मरता है, जो भी आपका सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह है, ठीक है, गंदगी, वो आपका निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का फुल फॉर्म क्या है? NSDL क्या होता है इसका फुल फॉर्म? नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, यह मुंबई स्थित एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति न्यासी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, इसकी गठन कब की गई थी? 1996 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो जितने भी कीट हैं वो जब भी हमारे शरीर से टच करती है या हमारे शरीर में काटती कुटती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो कोशिश करती है हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड डाल देने का, और इसी कारण से आपका उस जगह थोड़ा सा सूजन हो जाता है, आपको खुजली होने लगता है, ठीक है। तो क्या कारण हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन है निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। वाह, चलो इस विचार करो इन हस्तियों पर। कौन कौन हस्ती है? नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकरे और मकरंद देश पांडे। इन पर आपको विचार करना है। किसी ने विचार किया नहीं तो आप ही विचार कर लो, करो कुछ विचार, जल्दी बताओ। इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? जल्दी बताओ, कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? क्या नसीरुद्दीन शाह के बारे में आप जानते हो? इन्होंने कभी थिएटर किया है? बिल्कुल किया है। गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकरे और मकरंद देशपांडे, इन सभी ने कभी ना कभी थिएटर किया है। तो ये सभी थिएटर से जुड़े जो कलाकार हैं वो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में ये स्थित है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए किस जिले में स्थित है तो क्या होगा? तो हो जाएगा बंदूर जिला। कौन सा? बंदूर, ठीक है, ये भी याद रखना। बंदूर जिले में स्थित है महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, यहाँ पोर्ट ब्लेयर मैंने आंसर क्यों लिखा है? क्योंकि ये पोर्ट ब्लेयर के पास ही है, ठीक है, और इसलिए आपका जो बेस्ट आंसर है वह पोर्ट ब्लेयर होगा। किस जगह पे है? किस जगह है मतलब अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में? जल्दी से बताओ मुझे, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में? तो गैस आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अंडमान निकोबार यहाँ है, तो आपका आंसर जो है वह बंगाल की खाड़ी होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन जो है वह आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है और बेवकूफ़ बनाने के लिए, और आप लोग बहुत सारे बन जाते हो। अगला क्वेश्चन है कुछ नहीं से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन, यानी कि किसी भी चीज का सृजन ऐसी चीजों से हुआ जो कभी था ही नहीं, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो क्या यहाँ पे यह किस चीज के नियम के विरुद्ध है, ये आपको बताना है। यह किस चीज के नियम के विरुद्ध है? यह द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है?
ये नियम कहता है कि हम लोग इस दुनिया में किसी भी तरह के एनर्जी का या किसी भी तरह के चीज़ों का निर्माण नहीं कर सकते हैं, बस हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, यानी उसमें कन्वर्सन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसका सृजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस थियोरी के अनुसार कुछ नहीं से कुछ का सृजन के थियोरी के अनुसार ये कहा जाता है कि पहले ब्रह्मांड में कुछ नहीं था और बाद में धीरे धीरे सब चीज हुआ। तो ये चीजें बिल्कुल गलत है इस सिद्धांत के अनुसार, यानी द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वह टोटल कितने देशों से गुजरती है? जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर करके बताओ, कितने देशों से गुजरती है? तो वह 13 देशों से होकर गुजरती है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है जाओ मेरा डंडा उठाओ और अपने सर पे अपने से मार लो। तो 13 ऐसे देश हैं, सही बात तो है, 13 ऐसे देश हैं जिससे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, अब आपको 13 देशों का नाम भी तो पता होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राजील। तो आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा मैक्सिको, क्योंकि वह 13 देश कौन कौन सा है? किसी को आइडिया है? तो मुझे एक बार मैं बता देता हूँ, उसको याद रखना। ठीक है, एक बार बता देता हूँ। सबसे पहला देश अगर मैं बोलूँ तो वह है आपका इक्वाडोर। ठीक है, दूसरा है आपका कोलंबिया, तीसरा है ब्राजील। ठीक है, चौथा कौन सा है? चौथा है आपका साओ टोम और प्रिंसिपे। पांचवा है आपका कौन सा? गैबन। ठीक है, फिर छठा आपका कौन सा है? कांगो गणराज्य। सातवां कौन सा है? सातवां है लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। ठीक है, तो 2 हो गया कांगो गणराज्य और लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। उसके बाद 8वां है युगांडा, 9वां है आपका केन्या। ठीक है, 10वां कौन सा है? 10वां है सोमालिया, और फिर 11वां है आपका मालदीव, फिर है 12वां इंडोनेशिया और 13वां कौन सा है? किरिबाती। तो इन 13 देशों से होकर गुजरती है। एक बार फिर से सुनो, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम एंड प्रिंसिपे, गैबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। अब आप लोगों को लगा होगा मैंने क्यों बताया। हो सकता है आपके किसी काम का ये नहीं हो, लेकिन बहुत काम का आपका हुआ। आपके कानों तक जो ये आवाज़ गई, ठीक है, जब अगली बार आप कभी ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको थोड़ा तो हेल्प जरूर मिलेगा। तो रटने से नहीं होता है, आप अगर बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करो ना कुछ आपके दिमाग में जाता है। जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछ लूँ रेंडमली आपको क्या क्या याद हुआ, तो कुछ बच्चों को इक्वाडोर याद हुआ होगा, कुछ को इंडोनेशिया याद हुआ होगा, ब्राज़ील याद हो गया होगा, कोलंबिया याद हो गया होगा। ठीक है, और फिर कांगो के बारे में मैंने बताया, कांगो गणराज्य, और फिर लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, तो 2 कांगो हो गया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, यानी कुछ तो आपको याद हुआ। तो आपको यहाँ से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको, जो भूमध्य रेखा के रास्ते में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 6 अगस्त 1945 को। आपको पता होना चाहिए ये किस आपदा का बात किया जा रहा है। किस आपदा का बात किया जा रहा है? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय, कुछ याद आया? लिटिल बॉय क्या था? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय यह एटम बम था जो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। कहाँ? हिरोशिमा पर। कब? 6 अगस्त 1945 को। फिर 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम गिराया गया नागासाकी पर, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फैटमैन के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? हस्तांतरण मूल्य या ट्रांसफर वैल्यू, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कर एवं लेखांकन से। ठीक है, ये देखो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ठीक है, जनरली वो लोग इसको यूज करती हैं कि आपस के लेन देन को एग्जीक्यूट करने के लिए वो लोग ट्रांसफर वैल्यू का यूज करते हैं। यह लीगल है, और यह लीगल तब तक है जब तक इसमें मिस प्राइसिंग को यूज ना किया जाए, यानी गलत प्राइसिंग को यूज ना किया जाए। ठीक है, तो यह किसी भी एंटरप्राइज में आप जाओ, किसी भी एंटिटी में अगर जाओ, तो इस चीज को फॉलो किया जाता है बड़े पैमाने पर। तो ये हो जाएगा कर एवं लेखांकन का विधि। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है?
किस राज्य में ट्यूबवेल के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? ये राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? बहुत ही टफ क्वेश्चन, किसी को नहीं आता होगा कि ये जो भाषा थी ये थी पाली। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, वो भी पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है। अच्छा, कोई मुझे ये बताओ कब सबसे पहली बार मनाया गया था? कब सबसे पहली बार एड्स दिवस मनाया गया था? ये मनाया गया था 1988 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो कौन कौन सा विभाग है? सबसे पहले ये तो देख लो, रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा वित्त विभाग। अब कूट क्या क्या दिया हुआ है भाई, चलो देख लेते हैं एक बार उसको भी। 4 कॉलम दिख रहा है, जल्दी से बताओ क्या होगा आपका सही आंसर? क्या होगा आपका सही आंसर? तो इसमें से कौन सा विभाग नहीं है आपसे वो पूछा गया, यही ना पूछा गया है। विभाग है, सॉरी, कौन सा विभाग है ये आपसे पूछा गया। कौन कौन सा विभाग है जल्दी बताओ? रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा वित्त विभाग। तो आपका सही आंसर जो है वह है रक्षा विभाग तो है भाई। ठीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग भी है, रक्षा उत्पादन विभाग भी है, लेकिन रक्षा वित्त विभाग नहीं है। ठीक है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। वित्त का काम जितना भी है ये आप सभी को पता है, रक्षा के लिए एक बजट आवंटित होता है। ठीक है। और रक्षा के लिए अपना कोई वित्त विभाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा नया डिप्लोमेटिक स्टेशन कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है चेन्नई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? ध्यानचंद पुरस्कार 2019 से किसको सम्मानित किया गया है? फुटबॉल के क्षेत्र में ध्यान देना है, क्योंकि ध्यानचंद पुरस्कार सारे खेलों में दिया जाता है, तो आपको फुटबॉल के क्षेत्र में बताना है किसको मिला है। ये मिला है गुरप्रीत सिंह संधू को। किसको मिला है? गुरप्रीत सिंह संधू को। यह भारतीय फुटबॉल के गोलकीपर हैं और इनको हाल ही में अभी आपको पता होना चाहिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया? बहुत ही हार्ड काम था बंगाल के विभाजन को रद्द करना। तो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हार्डिंग। ठीक है। और कब रद्द किया इन्होंने? 1911 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है। और रद्द कब हुआ? 1911 में। करजन के टाइम में हुआ था विभाजन और हार्डिंग के टाइम में विभाजन रद्द हुआ। अगला क्वेश्चन है भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान क्या नाम है उसका? उसका नाम है स्प्राइट्स। क्या नाम है? स्प्राइट्स। ये है विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान, जिसको 2017 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया है? वार्षिक आय को किसने सबसे पहले अनुमानित किया? तो वह है दादा भाई नेहरू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और ये कहाँ के हैं? ये हैं पाकिस्तान के। और खान अब्दुल गफ्फार खां को ही सबसे पहला विदेशी जाना जाता है जिनको कौन सा सम्मान दिया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह है आपका 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। इस संविधान संशोधन में ये भी कहा गया था कि राष्ट्रपति को किसी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास वापस भेजने का शक्ति होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग कौन सी नहीं थी? कौन सी नहीं थी? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह। भाई ये तो कोई मांग नहीं था प्रार्थना समाज का।
ठीक है। लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना ये इसकी मांग नहीं थी, ठीक है। और प्रार्थना समाज की स्थापना का अगर बात करें तो यह कब हुई थी? 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था समाज को धार्मिक और जो भी सामाजिक सुधार करना है समाज में, ठीक है, उस पर यह आधारित था। इसमें महिलाओं पर विशेष जोर डाला गया कि महिलाओं जो भी और दलित लोग हैं जो भी हैं, ठीक है, उनकी स्थिति में सुधार हो, इसके लिए जो भी ये संस्था कर पाएगी वो कर रही थी, ठीक है। उनमें शिक्षा मिले, जाति प्रथा और अस्पृश्यता का भी अंत हो, ठीक है। मेन कारण वही था, दलित को ऊपर उठाना जो था वह उसका एक जो मेन बोल सकते हो ना जो कारण बनता है वह है शिक्षा। तो उन लोगों को भी शिक्षा दिया जाना ये था उसका मेन कारण, मेन एक पर्पस। और विधवा पुनर्विवाह ये भी इसका एक था, महिलाओं को शिक्षित करना ये भी इसका एक उद्देश्य था, ठीक है। तो ये सारे उद्देश्य थे, लेकिन इसमें लड़के एवं लड़कियों की विवाह के आयु में अंतर वाला कोई फैक्टर नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण किस बंदरगाह पर पहुंचा? पहला जो शिपमेंट है कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का, वह भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? यह है पारादीप बंदरगाह पर, ठीक है। 2017 में पहुंचा पहली बार और IOC कंपनी ने मंगाया था, ठीक है। और पहला शिपमेंट कहाँ पहुंचा? पारादीप बंदरगाह पर। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने? तो रामनाथ कोविंद जो अभी हमारे राष्ट्रपति हैं, यह कितनवें राष्ट्रपति हैं भारत के? कितनवें राष्ट्रपति हैं? यह हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें। तो सबसे पहले आप देख लो है क्या क्या दोनों टेबल में। एक में है सिंधु स्थल, दूसरे में है स्थान। चलो बिल्कुल सही। अब इसको हम लोग मैच करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं है क्या क्या। लोथल, रोपड़, राखीगढ़ी और कालीबंगा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। चलो भाई एक तरफ से मैच करते जाओ, कौन सा होगा सही आंसर आपका? कौन सा होगा सही आंसर? तो एक तरफ से मैच करो। लोथल का अगर बात करें, आसान सा क्वेश्चन है, लोथल है गुजरात में। रोपड़ कहाँ है? जल्दी बताओ, रोपड़ कहाँ है? रोपड़ है पंजाब में। तीसरा है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? जल्दी बताओ, राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी है हरियाणा में। और उसके बाद कालीबंगा, ये है राजस्थान में, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखो कौन सा है आपका सही आंसर? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका के बारे में सबसे पहले देख लो कथन क्या क्या है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय है, ठीक है। दूसरा है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तीसरा है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। अब आपको यह बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका, या सभी स्टेटमेंट सही है? जल्दी बताओ। तो क्या क्या होगा आपका सही आंसर? चलिए सबसे पहले देखते हैं, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। क्या ये सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ उद्देशिका जो है वह हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट तो है। सबसे पहले तो इसको माना भी नहीं गया था पार्ट, फिर बाद में केशवानंद हुआ, केशवानंद केस आप जानते हो, ठीक है, 1973 में। उसके बाद इसको संविधान का अंग माना गया, लेकिन ये अंग जरूर माना गया पर यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आप इसको कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते हो, ना ही इसको कोर्ट लागू करती है। यह हमारे संविधान में लागू है। इसको जो हमारा न्यायालय डिपार्टमेंट है, जुडिशियल सिस्टम है, वह इसको लागू नहीं करता है, ठीक है। उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। दूसरा है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिससे संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। इसका कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। उद्देशिका क्या है? प्रियम्बल क्या है? यह उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है जो पूरे संविधान में डिस्कस किया गया है, ठीक है। उनका एक आप बोल सकते हो ना, एक बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक की तरह यहाँ पे लिया गया है। इसमें इस चीज़ के बारे में, यानी उद्देश्यों के बारे में जिसको संविधान स्थापित करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, इस तरह का कोई चर्चा नहीं है।
उद्देशिका उन स्रोत को इंगित करता है, उस स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ये बहुत सही है, ठीक है। उद्देशिका में उन सारे डॉक्यूमेंटेशन का चर्चा है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा केवल 1 और 3, ठीक है। क्या हो जाएगा सही आंसर? केवल 1 और 3, यानी ए और सी आपका यही होगा सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो सबसे पहले स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं एक एक करके। पहला स्टेटमेंट है, पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो कि आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान की जाती है। तो क्या इन सभी के लिए पेटेंट दिया जाता है? पेटेंट आपको पता ही है किसके लिए दिया जाता है। अगर कोई आप आविष्कार करो या कोई ऐसा नया प्रोसेस अपनाओ जो अभी तक नहीं अपनाया गया है किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए आप पेटेंट करवा सकते हो, यानी उसका जो राइट है वो आपके पास होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आपसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल सही, अभी ये इसी का चर्चा तो ऊपर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह अनंत समय के लिए किया जाता है। ये गलत है, अनंत समय के लिए नहीं किया जाता है पेटेंट। पेटेंट फर्स्ट राउंड में 20 साल के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है, पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। ये भी सही है, तो आपका गलत हो गया तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी का अगर स्रोत से लेकर डेल्टा तक का अगर बात करें तो यह किन किन देशों से गुजरती है, ये आपको बताना है। किन किन देशों से गुजरती है? आसान सा क्वेश्चन है, चीन, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। चीन, भारत और बांग्लादेश का कॉलम आपके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगती है? भारत के सीमा से नहीं लगने वाला देश, जल्दी बताओ कौन सा है? चीन है, वर्मा है, भूटान है, ताइवान नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ताइवान। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? जल्दी बताओ कौन है यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल? तो यह है आंद्रे एजोले। कौन है? आंद्रे एजोले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक ने द कोलोशन ईयर्स 1996 to 2012 ये बुक लिखी है? द कोलोशन ईयर्स 1996 to 2012 यह बुक किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? यह प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? प्रणब मुखर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? संवैधानिक प्रावधान, और सूची 2 में है स्रोत। क्या क्या है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत, नीति निषेधक तत्व, और संसदीय सरकार, और केंद्र राज्य संबंध। आपको ये बताना है कि इसका स्रोत क्या क्या है। जल्दी से मैच करो और बताओ क्या क्या स्रोत है। तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, ये तो सबको पता है, ठीक है। नीति निषेधक तत्व कहाँ से लिया गया? ये लिया गया आयरलैंड से, यानी आयरिश संविधान से, ये भी आपको पता है। संसदीय सरकार ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। और केंद्र राज्य संबंध लिया गया है कनाडा से। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 3, ठीक है। 4 3 1 2 यही है ना, 4 3 1 2, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? अभी कौन है? ये हैं राजीव महर्षि। राजीव महर्षि हैं भारत के कैग। अच्छा, कैग का अनुच्छेद कोई मुझे बता सकते हो? कैग का अनुच्छेद क्या है? कैग का अनुच्छेद है 148। अगला क्वेश्चन है, सर्करीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? सर्करीक विवाद किन 2 देशों के मध्य? यह है भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है? यानी 2040 के बाद पेट्रोल और डीजल कार उस देश में नहीं बिकेगा। यह कौन सा देश है? यह देश है फ्रांस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है?
तो कौन सा ऐप है वो जो सड़कों के रख रखाव के लिए बनाया गया है? तो वह ऐप है आरंभ। कौन सा ऐप है? आरंभ है, जो सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है। इसको लॉन्च किए हुए 2 साल बीत गए हैं, 2017 में ही इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि तीसरे साल में हम लोग हैं, पर क्या इस ऐप का काम है किसी को नहीं पता। मुझे यही चीज़ समझ में नहीं आती है कि अपने यहाँ पे बहुत चीज़ों को लॉन्च किया जाता है, अब वो लॉन्च होने के बाद कहाँ जा रहा है ये किसी को नहीं पता है। बस लॉन्च करके छोड़ दो, जाने दो जहाँ जा रहा है, उससे किसी को मतलब नहीं है। ठीक है, चलो फालतू का मैं अगर जाऊँगा तो फिर ज़्यादा रास्ते से भटक जाऊँगा। चलो ये आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है किस राज्य को? जल्दी बताओ कौन सा राज्य है वो राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल को वहाँ की कार्यक्रम जो कन्याश्री कार्यक्रम है, ठीक है, उसके लिए कन्याश्री योजना के लिए सम्मानित किया गया था यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये प्रकाशित किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब आप सभी मुझे बताओ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का अभी जो लेटेस्ट रैंक है वो क्या है? तो वो रैंक है 102। ठीक है, 2019 में जो रैंक मिला है भारत को वो 102 रैंक मिला है और बहुत ही खराब स्थिति है। ठीक है, पर इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हमारे सरकार के पास बहुत ही कम आप बोल सकते हो स्कीम्स हैं, लेकिन अदर चीज़ों के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं। और मैं बता दूं कि एशिया में अगर हम लोग बात करें तो एशिया में अफगानिस्तान को छोड़कर सारे देश भारत से आगे हैं हंगर इंडेक्स में। भले ही वह पाकिस्तान का अगर हम लोग बात करें तो भले ही हर चीज़ में गरीब हो, पर वहाँ पे भारत के जैसा भुखमरी नहीं। ठीक है, हंगर इंडेक्स यानी वहाँ के बच्चे माल न्यूट्रिशन से इतने ग्रसित नहीं होते हैं जितने भारत में होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं यार, तुम्हारे घर के आसपास कोई ना कोई स्टैचू होगा, अपने बच्चों को भेज दो। अगर आसपास कोई बच्चा है जिसको खाना नहीं मिला तो जाके स्टैचू चाट लेगा, उनका जो न्यूट्रिएंट है शरीर में, न्यूट्रिएंट वैल्यू वो अपने आप हाई हो जाएगा, टेंशन मत लिया करो। तो भारत का रैंक कौन सा है? 102 और टोटल देश कितना है? 117। तो देखो कितना करीब है 117 के। जल्द ही जल्द अगर यही हालत बना रहा तो भारत 117 पर भी पहुंच सकता है, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन है, नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल किसके लिए जाना जाता है? जल्दी बताओ। तो नांगल जाना जाता है उर्वरक उत्पादन के लिए। ठीक है, यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो भारत का एक बहुत ही फेमस पब्लिक क्षेत्र का एक कंपनी है, ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी, वह स्थित है नांगल में। यहाँ पर मेनली यूरिया का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो भारत में लिंगानुपात 2011 के अनुसार सर्वाधिक कहाँ रहा? तो देखो आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक जो था वो था केरल में, लेकिन आपके ऑप्शन में केरल है नहीं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि दूसरे स्थान पर राज्यों में तमिलनाडु था। और अगर ऐसे हम लोग बात करें तो ऐसे पौंडीचेरी का स्थान दूसरा था जो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में स्थित है? लूसी सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है? यह स्थित है इंडोनेशिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। लोकतंत्र के बारे में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है। तीसरा है, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। इन तीनों स्टेटमेंट्स में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या पहला स्टेटमेंट सही है, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है? बिल्कुल सही है। जो अभी वर्तमान में सत्तासीन है, क्या उनके हारने की संभावना काफ़ी होती है? बिल्कुल सही है, उनके हारने की संभावना काफ़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे 5 साल में सरकार ऐसे काम नहीं कर पाती है जनरली जो उनको फिर से दूसरे टेनर के लिए चुना जाए। कहीं ना कहीं आदमी उनसे रुष्ट हो जाते हैं, चाहे कोई भी रीज़न हो। ठीक है, और अगर होती है तो फिर से दोबारा वो चुने जाते हैं, लेकिन संभावना हारने की अधिक होती है। तो आपका ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, बी
और सी, यानी तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या किया गया है। क्वेश्चन को समझो, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को अगर डिफाइन करना आपको, तो इन सब में से कौन सा एक ऐसा कॉलम है जिसमें जो भी चीजें आए हैं उन सभी के कीमतों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो चलो स्टेटमेंट देखो क्या क्या है। पहला आपका, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, क्या इनके कीमतों के रूप में हम लोग जीडीपी को परिभाषित कर सकते हैं? बिल्कुल सही, इन्हीं के कीमतों के रूप में हम लोग जीडीपी को परिभाषित करते हैं। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जितने भी उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाएं हैं उन सभी का जो मूल्य है अगर उसको हम लोग निकालें तो वहां का जीडीपी निकल जाएगा। तो आपका सही आंसर यही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट SDR जिसको बोलते हैं कि पेटिका में आती है। SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट किन मुद्राओं की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से। ठीक है, कौन कौन सा वो है? US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनमिनबी और यूरो। इनमें से कौन कौन आता है? जल्दी मुझे बताओ, कौन कौन से के पास SDR है यानी स्पेशल ड्राइंग राइट है? तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सभी। ठीक है, इन सभी करेंसीज के पास SDR है यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? जैव विविधता का तत्व स्थल यानी सबसे बड़ा तत्व स्थल इसको बोल सकते हो, ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यह है विटामिन के। ठीक है, इसको अगर खून को जमाना है तो इसको होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है आपके ज्योग्राफी से, जल्दी बताओ उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग लोएस मैदान कहते हैं या लोएस मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर से आपका कथन सही आ गया। कहीं आपका दिमाग भारी तो नहीं हो रहा है कि इतने सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं? कोई बात नहीं यार, यहाँ आप प्रैक्टिस करो, आपको एग्जाम में आपका दिमाग भारी नहीं होना चाहिए, बहुत टाइम है आपके पास। तो पहला स्टेटमेंट देखो क्या है, 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, आम्भी यानी तक्षशिला का राजा जो था उसने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। अब क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा ट्विस्ट नजर आ रहा होगा। आपने आज तक क्या पढ़ा है? आपने आज तक पढ़ा है कि उसका लड़ाई किसके साथ हुआ था। अब यहाँ तो स्टेटमेंट कुछ और है, यहाँ स्टेटमेंट क्या है? यहाँ है कि आम्भी ने उसका स्वागत किया था। तो ये आप याद रखना, ये तक्षशिला का राजा था आम्भी और इसने सिकंदर का स्वागत किया था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है, सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुई थी। 326 में तो वो भारत आया था, 332 में उसकी मृत्यु कैसे हो गई मेरे भाई? तो स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि BC में तो आप पीछे जाते हो ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस, इसमें रटना नहीं पड़ेगा आपको। ऐसे क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। BC में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पीछे चलते हैं, यानी सबसे पहले आपका 26 आएगा, फिर उसके बाद इसका मृत्यु का काल आएगा। और मृत्यु का डेट जो है उसका क्या है? 323 है, 323 BC ना कि 326। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, तो आपका सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, केवल 1 और 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखा? इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? रमन, संकीर्तन, बिहू और योगा। तो ये है बिहू। बिहू यहाँ के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल नहीं है। भारत का टोटल 13 तत्व इसमें शामिल है, जिसमें से ये नहीं है। ठीक है, और सब योग को शायद 2016 में शामिल किया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या था कि जो भी युवा किसान और मजदूर हैं उनको एकत्रित किया जाए और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन किया जाए।
अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2020 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस रूप में घोषित किया है? ये क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ अ प्लांट हेल्थ, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ इस रूप में घोषित किया है 2020। और 2019 अगर आपसे पूछा जाए तो ये शायद था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ टर्म था। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है अल बरूनी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को स्वास्थ्यप्रद भोजन विकल्पों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किस नाम से अभियान आरंभ किया है? तो वो कौन सा अभियान है? वो अभियान है आपका ईट राइट अभियान। कौन सा अभियान है? ईट राइट अभियान। अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित? धारणीय विकास क्या हो गया? ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किससे संबंधित है? यह अंतरपौड़ीय साम्य से संबंधित है। अंतरपौड़ीय साम्य क्या हो गया? ये हो गया इंटर जनरेशन। आप जानते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम लोग उस चीज़ को यूज़ करें पर इतना उसको डेवलप कर दें ताकि आगे वाला जनरेशन के लिए और बेहतर मौका मिल सके, ना कि वो खत्म हो जाए। जैसे अभी मान लो हम लोग कोयला वगैरह यूज़ करते हैं, तो हम लोग इस तरह से यूज़ कर रहे हैं ताकि अगले जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे पौधे हैं, अगर हम लोग काट रहे हैं 2 तो हम लोगों को 10 लगाने चाहिए ताकि अगले आने वाले जनरेशन के लिए किसी चीज़ का कमी ना हो। इसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन बाय जनरेशन वो और फ्लरिश करे, ना कि वह खत्म हो जाए। इसको बोलते हैं सशक्त विकास। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। आपको दिया हुआ है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसको आपको मैच करना है कि किस उम्र में क्या हुआ था या किस उम्र के चीज़ों को क्या कहते हैं। तो क्या होगा आपका सही आंसर? तो सबसे पहले देखो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का उम्र क्या होता है? तो ब्रह्मचर्य का उम्र होता है जन्म से 25 वर्ष तक का, ठीक है। दूसरा है आपका गृहस्थ। गृहस्थ 1 है 25 से 50। तीसरा है वानप्रस्थ 50 से 75 और चौथा है संन्यास। यानी यही आपका सही कॉलम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? यानी ऊर्जा को स्टोर करने के लिए आप लोग किसका यूज़ करोगे? संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र। इन चारों में से बताओ। तो आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा चारों, ठीक है। सब के फॉर्म में हम लोग ऊर्जा को स्टोर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी किसको कहते हैं? तो ब्लू चिप कंपनी देखो उन कंपनियों को कहते हैं जो बहुत ही स्टेबल और पावरफुल कंपनी है मार्केट में। तो क्या हो जाएगा? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? रैयतवाड़ी का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये रीड के द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर रीड के द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा चलाई गई थी। और इसकी अगर शुरुआत बोलें तो 1820 ईस्वी में की गई थी भारत में, ठीक है। और सर थॉमस मुनरो, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। थॉमस मुनरो और रीड इन दोनों के द्वारा मिलकर ये किया गया था, ठीक है। मद्रास, मुंबई, असम इन सारे प्रांतों में इन्होंने ये अपनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? इन चारों में से बताओ आग्नेय चट्टान कौन सी नहीं है? कौन सा है? पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, स्कोरिया और सेल। तो सेल आग्नेय चट्टान नहीं है। सेल कैसा चट्टान है? यह एक अवसादी चट्टान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट अंपायर द्वारा लिखित पुस्तक फाइंडिंग द गैप्स हाल ही में विमोचन किया गया? फाइंडिंग द गैप्स इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो एक क्रिकेट एम्पायर के द्वारा लिखा गया है। उस एम्पायर का नाम है साइमन टाइफेल। क्या नाम है? साइमन टाइफेल। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी या गोल्डन चावल है। गोल्डन चावल क्या है? जल्दी बताओ, गोल्डन चावल क्या है? तो गोल्डन चावल एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो कौन है? यह है राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और इसका CEO कौन है? अमिताभ घोष, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 2015 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? यह होता है चैत, जो हमारे हिंदी कैलेंडर का पहला मास है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है। पीएच का ब्लड का जो पीएच है वह कितना होता है, उसका रेंज क्या है, वह है 7.35 से लेकर 7.45। जनरली आप 7.4 इसका पीएच पढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है। आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व, इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं रघुराम राजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए। जब एक अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी जो है वह इन्फ्लेशन से दब रहा है तब आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या है। प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर घटा देना चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। इसमें से कौन सा सही होगा, सोचो और जल्दी से आंसर करो। मैंने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है आप इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा केवल एक। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स बढ़ा देते हो तो क्या होगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, पैसों की कमी हो जाएगी तो इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा घटेगा। ब्याज दर घटा देंगे, अगर आप ब्याज दर घटा दोगे तो मार्केट में तो और पैसा बढ़ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि इंटरेस्ट रेट घट गया तो आप खुद ही लोन ले लोगे तो पैसा और बढ़ जाएगा, तो ये गलत है। दूसरा है सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना, अगर हम लोग पब्लिक चीज़ों के लिए खर्च अगर बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, उससे इन्फ्लेशन घट जाएगा, उससे इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं घटेगा, उससे तो मार्केट में और पैसा जाएगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप पब्लिक फंड में कर रहे हो, पब्लिक चीज़ों में कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं से कुछ रिसोर्सेज बाय कर रहे हो, उसको फिर सेल आउट कर रहे हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उल्टा ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना। यह है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक तरीका। अगला क्वेश्चन है तेज क्या है। तो तेज क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, यह डिजिटल पेमेंट ऐप है। ठीक है, इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी, यानी ये एक यूपीआई है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से। यूपीआई का फुल फॉर्म, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यह गूगल का एक पेमेंट इंटरफेस है, तेज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था। चंगेज खां का समकालीन था इल्तुतमिश, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये था चंगेज खां का समकालीन। मैंने बताया था कि चंगेज खां भारत आया था जलाउद्दीन का पीछा करते हुए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है NAFTA के सदस्य हैं, यानी नाफ्टा के सदस्य कौन हैं। सबसे पहले मुझे नाफ्टा का फुल फॉर्म बताओ, तब सदस्य बताना। बताओ नाफ्टा का फुल फॉर्म। जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछो बस आप लोग शांत होकर चुपचाप दोनों हाथ जोड़ के बैठ जाते हो। नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है क्या 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 होता है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये होता है नाफ्टा का फुल फॉर्म। ठीक है, और इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं, इसमें कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका है। कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक। क्लियर है। यह इसकी अगर मैं बोलूं कब समझौता ये हुई, तो ये हुई 1994 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। निजता का अधिकार, तो इसको कहाँ रखा गया है, इसको रखा गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कौन सा है, कागज का जलना। जो कागज जल जाता है उसको फिर वापस आप कागज नहीं बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ की है। किसने की है ये आपको बताना है, किसने किया है। ये किया गया रिलायंस के द्वारा, रिलायंस के नेतृत्व में रिलायंस जियो इन्फोकॉम। ठीक है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने ये शुरू किया था। क्या किया था, 100 Gbps तकनीकी का समुद्री प्रणाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद का गठन करता है। अंतरराज्य परिषद का गठन कौन करता है, ये करते हैं राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है। MBBS जल्दी बताओ, MBBS
MBBS यह किसके अंदर में शामिल किया गया है? खड़गपुर, IIT खड़गपुर में MBBS भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 2019 से ही ये योजना शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के जावा में। ठीक है, बोरोबुदुर आप जानते हो, ठीक है, वहीं पे ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? जल्दी बताओ, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है रावी नदी पर। रावी के राइट या लेफ्ट? तो रावी के लेफ्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, KNO2 रासायनिक सूत्र है। KNO2 रासायनिक सूत्र किसका है? तो यह है पोटासियम नाइट्राइड का, पोटासियम नाइट्राइड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला है सैंडलवुड, दूसरा है कस्कुटा, तीसरा है नेफेंथीज, उसके बाद है फंगस। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। तो पहला है आपका आंशिक मूल परजीवी, सैंडलवुड क्या परजीवी है? तो ये सही है। उसके बाद कस्कुटा, यह एक परजीवी है, ये भी सही है, कस्कुटा एक परजीवी है। उसके बाद है नेपेंथीज, यह मांसाहारी है, यह मांसाहारी है। ठीक है, फंगस स्वपोषी, ये गलत है। फंगस ऑटोट्रोपिक नहीं होता है। आप देखते हो ब्रेड वगैरह पे, ठीक है, फंगस वगैरह लग जाते हैं, तो यह ऑटोट्रोपिक नहीं है, उसमें जो चढ़ा गड़ा चीज़ रहता है उसी को ये खाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? वायु प्रदूषक नहीं है, प्रदूषण नहीं, प्रदूषक होगा। ठीक है, यानी कौन एयर पॉल्यूशन नहीं करता है? तीन चारों ऑप्शंस को देखोगे, हाइड्रोकार्बन एक ऐसा है जो एयर पॉल्यूशन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? ऑपरेशन दुर्गा ये किस राज्य के द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो क्या गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 100 क्वेश्चंस। आई होप कि सेट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो यार। बहुत जितने लोग देखते होते हैं लोग लाइक नहीं करते, ये क्या प्रॉब्लम है यार? आप लोग देखते हो, आप लोग बेनिफिट हो रहे हो, लेकिन लाइक नहीं ठोकते यार। एक लाइक ठोकने में क्या जाता है? और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर करो यार। बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ने चाहिए। ये काम तो आपका है, मेरा नहीं। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।